यहाँ आते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले टॉपिक की जानिब, द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ये बहुत आसान सी चीज है। तो इंक्लूडिंग देयर यूज इन रेंज ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम। तो रेंज ऑफ डिवाइसेस का मतलब ये है कि रैम एंड रोम हमारे पास मोबाइल में इस्तेमाल होती है, लैपटॉप में होती है, एसी के अंदर होती है, वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होती है रैम एंड रोम, और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होती है, माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होता है। ओवन, ये रैम एंड रोम इन इन चीजों में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, हाँ, एसी के अंदर इस्तेमाल होता है। तुम एसी में ऑन करते हो, ऑन, एसी का बटन ऑन करते हो, ठीक है। तो वो जो बटन ऑन करना होता है वो रोम का पार्ट है, ऑन और ऑफ। एक से एक बटन दबाने से तुम्हारा एसी ऑन एंड ऑफ होता है। अच्छा, तुम्हारे एसी के अंदर इको का बटन होता है, इको का, वो भी रोम है क्योंकि वो फिक्स इंस्ट्रक्शन है। तुम्हारे एसी के अंदर टाइमर का बटन होता है, कितनी देर तक चलाना है, होता है। तुम्हारे एसी के अंदर ड्राई का ऑप्शन होता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम एंड रोम इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि रैम कंटेन्स द डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस। रैम के अंदर हमेशा वो डाटा डाला जाता है जो करंटली बीइंग प्रोसेस हो। करंटली बीइंग प्रोसेस का मतलब जो इस वक्त चल रहा है। अभी मेरा लैपटॉप ऑन है, मेरे लैपटॉप में क्या क्या चीजें हो सकती हैं ऑन, बताओ। फिर मैं डिवाइसेस की तरफ भी आऊंगा। कैन यू सी दैट मेरे पास एक टास्क मैनेजर आप लोगों को नजर आ रहा है? कैन यू सी द टास्क मैनेजर? ये टास्क मैनेजर ये बता रहा है कि करंटली मेरे लैपटॉप में कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं। देखो, व्हाट्सएप चल रहा है, नजर आ रहा है तुम लोगों को? हाँ या ना करके बताओ। जूम मीटिंग चल रही है। तो ये तमाम वो प्रोग्राम्स हैं जो करंटली मेरी रैम मेमोरी में एक्टिव हैं। अपने पास नोट करो, रैम कंटेन्स द डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस। जो करंट डेटा चल रहा है, जूम चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, गूगल क्रोम चल रहा है, ये सारा वो डाटा है जो करंटली प्रोसेस हो रहा है, ये सब रैम में। अगर मैं इनमें से किसी एक को भी बंद करूंगा, ये गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम ले रहा है 723 MB। मैं गूगल क्रोम की इस वीडियो को यहां से बंद कर दूं तो वो 723 MB से कम हो जाएगा। वीडियो मैंने बंद कर दी, ठीक है। यहां देखो, अभी मेरे पास गूगल पे कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ रोम, अच्छा, रोम जो होता है, रैम एंड रोम ये दोनों मेमोरी है, इनको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो रोम, और अगर मैं यहाँ लिखूं बायोस, आप लोगों को अपना लैपटॉप खोलते हुए उसका वो आता है नजर, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उस मैन्युफैक्चरर का सिंबल, लोगो वगैरह आता है जब मोबाइल ऑन करो, लिनोवो, एचपी, डेल, ये सब आता है। आप अपने सिस्टम की सेटिंग में जाओ, आपको ये सेटिंग्स नजर आती हैं, F2, F7, F8 दबाओ। ये ये जो सेटिंग है ना, ये बेसिकली रोम के अंदर सिस्टम फाइल्स हैं जो किसी भी सिस्टम को बूट कराती हैं। बूट का मतलब जगाना। सुबह उठने के बाद तुम्हें पता होता है कि भाई मैं बंदा हूं कि बंदी हूं। ये जो सामने खड़ी हुई है किचन में काम कर रही है, ये अम्मा है। वो जो बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं वो अब्बा है। पॉइंट समझ लो। सुबह उठने के बाद जो तुम्हारा दिमाग जागता है, तुम सो जाते हो, दिमाग जागता है। जब दिमाग जागने के बाद तुम्हारी जो बेसिक सेटिंग्स हैं, हाथ पांव चलाना, देखना, समझना कि मैं अपने घर में हूं, मैं अपने अम्मा अब्बा के पास हूं, ये जो तुम्हारी बेसिक इंस्ट्रक्शन है ये हमेशा तुम्हारी रोम के अंदर रहती है और ये कभी चेंज नहीं होती। रोजाना दिखने वाली अम्मा किचन में जो नजर आती है वो चेंज नहीं होंगी, वो हमेशा वही रहेंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बायोस क्या है? बायोस आपके पास सिस्टम की वो सेटिंग है जो सिस्टम को बूट कराती है, और ये हमेशा रोम के अंदर होती है। अच्छा, आज तुम दोपहर 1 बजे क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें याद है?
2 बजे क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें याद है? 3 बजे क्या कर रहे थे, तुम्हें याद है? नहीं। क्योंकि जो डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस होता है वो तुम्हें याद नहीं होता। जैसे अभी मैं तुम्हें सीएस पढ़ा रहा हूं, तुम्हें याद उस वक्त हो सकता है जब तुम मेरी बातों को लिख लो। अगर तुम लिख लोगे मेरी बातें तो तुम्हें याद रहेंगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ मेरी बातें सुन रहे हो और सुन के मेरी क्लास खत्म होने के बाद 2-3 घंटे अगर तुमने कुछ और काम कर लिया तो तुम भूल जाओगे मैंने क्या कहा था। जैसे अम्मा की बातें अक्सर भूल जाते हो, अम्मा बोलनी है पानी भर दो, ये चीज मुझे ला के दे दो, दही ला के दे दो, अंडे ला के दे दो, है ना? तो अगर तुम किसी और काम में लग जाते हो तो तुम भूल जाते हो। इसका मतलब है डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस जो होता है वो बस याद रहता है। जब वो खत्म हो गया यानी तुमने मेरा लेक्चर लिया, तुमने कुछ नोट नहीं किया और तुम सो गए, और तुम सो गए। अब जब तुम उठोगे तो तुम्हें हो सकता है मेरी बातें याद ना रहें, या जो कुछ सोने से पहले तुम कर रहे थे जो इंस्ट्रक्शंस थी वो तुम्हें याद ना रहे। तो रैम एंड रोम दोनों मेमोरी है, लेकिन रैम वो मेमोरी है जो डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस रखती है, और रोम वो होती है जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिस्टम के लिए, उसे होल्ड करती है। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो तुम्हारे पास मेरी स्क्रीन आ रही है ना सामने लैपटॉप की? रैम एंड रोम इन मदरबोर्ड, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं। प्राइमरी इसलिए कहते हैं कि ये डायरेक्टली मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होती हैं, यानी ये मदरबोर्ड पे डायरेक्ट मौजूद होती हैं, जो बिल्कुल चिपकी हुई होती है, जिसको निकाला नहीं जा सकता। देखो, ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं ना, ये रैम है। रैम फिक्स हो जाती है मदरबोर्ड पे। यहाँ पे ये देखो, ये जो तुम्हें नजर आ रही है ये रैम है। रैम तुम लगा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, बट ये हमेशा मदरबोर्ड पे रहती है। दैट कैन बी ऑल्टरेबल। उसके मुकाबले में जो तुम्हारे पास रोम की चिप होती है, देखो रैम तुम्हें नजर आ रही है यहाँ तस्वीरों में, निकाल भी जा सकती है, देखो हाथ में निकाली हुई है, स्लॉट में से निकाली हुई है। लेकिन अगर तुम रोम देखोगे ना, रोम रोम तुम्हें हमेशा फिक्स नजर आएगी। रोम ये ब्लैक वाली चिप है, ये ब्लैक चिप, ये ब्लैक चिप निकाली लगाई नहीं जा सकती। ये एक दफा फिक्स हो गई ना, ये देखो, ये ब्लैक कलर की जो चिपकी हुई नजर आ रही है ना मदरबोर्ड पे, ये रोम है बेटा, ये रोम है। ये बिल्कुल फिक्स होती है, इसको नहीं निकाल सकते। तो रोम जो होती है, ठीक है, रोम इस्तेमाल होती है सिर्फ और सिर्फ बेसिक इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर की सिस्टम फाइल्स को स्टोर करने के लिए जो इस्तेमाल होती है वो तुम्हारी रोम है। तुम लोग यहां तक बात सब समझ पा रहे हो? तो रोम जो होगी वो हमेशा फिक्स होगी, सही है। रैम जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ देखो, ये आपके पास रोम लगी हुई है, ये जो लगी हुई है ना आर ओ करके, ये बिल्कुल फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये कम मेमोरी की होती है, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप फाइल्स होती है जो सिस्टम को स्टार्ट या बूट कराने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऑन दी अदर साइड जो रैम होती है उसमें हम हमेशा वो डाटा रखते हैं जो करंटली बीइंग प्रोसेस होता है। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आती हैं। इसके तुम्हें ज्यादा नहीं, 3-3 पॉइंट्स याद रखने, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी होगा। मैंने नोट्स तुम्हारे सारे अपलोड कर दिए थे वहाँ, ठीक है, वो देख लिए होंगे तुमने। बस तुम्हें इतना याद रखना है। नंबर 1 से ये रहा, रैम जो है, रैम वो एक टेम्परेरी डिवाइस होती है। उसका डाटा पावर ऑफ होने के बाद इसमें मौजूद नहीं रहता। तुम लोग गेम खेल रहे हो, अचानक से लाइट चली गई, लैपटॉप बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो क्या तुम्हारा गेम वापस आएगा? नहीं आएगा ना। गया तो गया, तुम्हें दोबारा से उसको स्टोर चलाना पड़ेगा। लेकिन रोम का डाटा जो होता है वो परमानेंट होता है। रोम हैज अ परमानेंट डाटा। नंबर 2, एक बात, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो खत्म हो जाने वाली हो। वॉलेटाइल का मतलब खत्म हो जाने वाली, वॉलेटाइल खत्म हो जाने वाली। और नॉन वॉलेटाइल ना खत्म होने वाली। अगर तुम्हारा लिनोवो का लैपटॉप है तो वो लिनोवो का ही रहेगा ना, उसकी सिस्टम फाइल्स तो चेंज नहीं होंगी, सही है। रैम के अंदर कहता है मेमोरी को राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, ठीक है।
मेमोरी को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, ये रैम है। रोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ रीड होता है, क्योंकि रैम रोम का नाम ही क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी को सिर्फ रीड करता है, रीड ओनली मेमोरी। यानी एक दफा इसके अंदर मैन्युफैक्चरर साइड से प्रोग्रामिंग हो गई तो फिर ये दोबारा तब्दील नहीं हो सकता। ये बात समझ में आती है? अच्छा, जो रोम का डाटा होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। रोम के डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता। रैम के डाटा को आप चेंज कर सकते हो क्योंकि वो बार बार चेंज होता है। यूज टू स्टोर डाटा फाइल प्रोग्राम, तो रैम के अंदर आप ये चीजें रखते हो। दैट दिस यूज टू स्टोर डाटा फाइल प्रोग्राम करंटली इन यूज। रैम के अंदर वो डाटा रखा जाता है जो करंटली इन यूज है। और रोम के अंदर क्या रखा जाता है? रोम के अंदर वो रखा जाता है डाटा जो बायोस और सिस्टम सेटिंग्स हो। क्या ये बात समझ में आती है? यहाँ तक की सारी बातें समझ में आती हैं? तो ये तुम तीन तीन भी पॉइंट्स याद रख लोगे तो रैम के लिए इनफ होगा। अब तुम्हारे पास रैम के जो है ना दो बच्चे और होते हैं, रोम के भी हैं, बट पहले रैम की बात करेंगे। तो रैम के दो बच्चे हैं, दैट इज कॉल्ड रैम स्टैटिक और डायनामिक। सही है? अच्छा, यहाँ पे भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे टॉपिक्स भी सारे कवर करने हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि रैम की भी दो टाइप्स होती हैं, एस रैम और डी रैम। वो कौन सी होती हैं उसको देखते हैं। आगे चलते हैं। देखो रैम है ना, रैम रैम की ना दो टाइप होती हैं। एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। अच्छा, दोनों। अब जैसे इसकी इसकी जो यूजेज है ना वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसकी यूजेज कैसे होती है। एस रैम एंड डी रैम। तुम लोगों ने डीडीआर का नाम सुना है? जो अमूमन हमारे पीसी में इस्तेमाल होती है वो है डीडी, यानी डायनामिक रैम। ठीक है? तो मैं अगर तुम्हें दिखाऊं स्टैटिक और डायनामिक रैम, तो यहां देख लो। पहले तुम्हें तस्वीर से समझ में आ जाए फिर बाकी की बात करते हैं। जो हमारे पीसी में लगती है ना, तुम लोगों को मेरा रैम और रोम की तस्वीरें नजर आ रही हैं? आ रही है? जरा गौर से देखो। ये जो पीसी में लग रही है ना हमारे डीडीआर, वो ये सीधे हाथ वाली है। और जो उल्टे हाथ पे नजर आ रही है जो फिक्स होती है वो स्टैटिक है। पहले तो फिजिकली समझ लो दोनों का डिफरेंस। ये देख लो, ये जो चिप है ये स्टैटिक है। और ये जो राइट साइड के ऊपर मेमोरी स्टिक बनी हुई है इस तरह से, जो आप प्रोसेसर में लगाते हो, मदरबोर्ड पे लगाते हो, वो डी रैम है। अब दोनों के फर्क आपको समझने हैं। ठीक है? दोनों का फर्क ये कि स्टैटिक नाम से जाहिर है एक ऐसी रैम जिसको रिफ्रेश होने की जरूरत ना हो, वो स्टैटिक है। स्टैटिक रैम कौन सी होती है? डज नॉट नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश। ऑन दी अदर साइड डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब चेंज होने वाली, नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश। हमारे पीसी में ये इस्तेमाल होती है। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, डी रैम जो होती है ये होती है लेस एक्सपेंसिव, इसीलिए ये हमारे पीसी में ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेस एक्सपेंसिव होती है एस रैम के मुकाबले में। डी रैम जो होती है वो महंगी होती है। अच्छा, जब अच्छा उसके अलावा जो एस रैम है, ये डी रैम जो है, इसकी मेमोरी कैपेसिटी ना एस रैम से ज्यादा होती है, तभी हम इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं कि इसकी मेमोरी कैपेसिटी अच्छी है। सही है? उसके अलावा मेन मेमोरी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डी रैम। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो रैम है ना वो डी रैम से बनती है, यानी जो बेसिकली रैम है वो डी रैम ही है। लेकिन वो जो तुम्हारे प्रोसेसर के अंदर कैशे मेमोरी इस्तेमाल होती है वो एस रैम से मिलके बनती है। आपके प्रोसेसर के अंदर भी एक कैशे मेमोरी होती है जो स्पीड अप के लिए इस्तेमाल होती है। आपका प्रोसेसर रैम से फ्रीक्वेंटली यूज डाटा मंगवाता है। जब वो डाटा पहली दफा आता है तो उसका आप एक कॉपी जो है ना कैशे में रख लेते हो। आपने देखा है कभी आप वेबसाइट सर्च करो तो वो वेबसाइट अगर पहले से आपने सर्च की गई हो तो वो फौरन से पेज आपके सामने लाके देता है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मानते हो ये बात? जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायनामिक पेपर, मैं डायनामिक पेपर से पेपर्स अक्सर एक्सेस करता हूँ, तो मैंने डी वाई लिखा है। डायनेमिक जैसे लिखा
तो मई जून 17 का पेपर डायरेक्टली मेरे पास कैशे से उठ के सामने आ जाएगा। क्या मुझे पेज पे जाके अलग अलग सेक्शंस पे सिलेक्ट करके क्लिक करके इस पेपर को लाने की जरूरत पड़ी? मेरी बात समझ रहे हो? वरना तो ये होता ना, देखो, अगर मैं पहली दफा करता तो मैं डायनामिक पेपर पे जाता, डायनामिक पेपर पे जाता, 2210 में जाता, मई जून 17 का पेपर था, सही है, पास पेपर में आता, पास पेपर सीआई में आता, ओ लेवल में आता, ओ लेवल में आके कंप्यूटर साइंस में आता, कंप्यूटर साइंस, अच्छा इसने अब जो है ना उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया है। चलो मैं बोलता हूँ मैं जीसीई गाइड से पास पेपर उठाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो जीसीई गाइड से मेरे पास समर 18 का की मार्किंग स्कीम मौजूद है। मैंने समर 18 से डायरेक्ट एक्सेस किया तो मेरे सामने ये पेपर खुल जाएगा, अगर ये वहीं मौजूद हुआ तो। अब ये कैशे से उठा रहा है इसको, ठीक है। तो ये हो गया। या चलो अगर मैं मिसाल के तौर पे बोलता हूँ कि एक क्रिक बस के नाम से वेबसाइट है, या क्रिक इन, ये आ गई क्रिक बस, ठीक है। तो क्रिक बस एक वेबसाइट है जहां से मैं स्पोर्ट्स वगैरह देखता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि ये क्रिक बस की वेबसाइट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये फौरन से इसको खोल लेगा। आ रही बात समझ में? तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जब पहली दफा पेज आया होगा तो कैशे के अंदर इसकी एक कॉपी रख ली गई होगी। कैशे स्पीड अप करता है प्रोसेस को, ठीक है। आप कोई भी डाटा उठाना चाहो, अगर वो डाटा पहले ही से मौजूद है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई मीजान बैंक की ऐप है जहां से मैं अपनी ऑनलाइन बैंकिंग करता हूँ, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम मैं उसको खोलूंगा, ठीक है, तो पहली दफा खोलने में वो टाइम लेगी। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको खोलूंगा, अपने पास सेव कर लूंगा, तो मैं फिर आसानी मेरे पास वो डाटा तेजी से आ जाएगा। अगर अभी इसको टाइम लग रहा है डाटा को एक्सेस करने में, दोबारा इसको वो वाला टाइम नहीं लगेगा जो पहली दफा में लगा है। तो कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो आप प्रोसेसर के अंदर इस्तेमाल करते हो कि फ्रीक्वेंटली यूज डाटा जो है, उस फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को स्टोर कराने के लिए आप कैशे का इस्तेमाल करते हो। तो कैशे मेमोरी के अंदर आप डी रैम का इस्तेमाल करते हो। ये बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, उसके अलावा एस रैम पावर भी कम इस्तेमाल करती है, लेस पावर कंजम्पशन है इसका, ठीक है। और फिर एस रैम की अगर हम बात करें तो एस रैम जो होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी यानी तेज होती है, और उसका पावर यूजेज भी ज्यादा होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास कैशे मेमोरी के अंदर इस्तेमाल होती है। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई। बाकी अगर स्ट्रक्चर वाइज देखो तो डी रैम के अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और एस रैम के अंदर वो फ्लिप फ्लॉप सर्किट का इस्तेमाल करता है। क्या एस रैम और डी रैम समझ में आया तुम्हें? ये वाला डिफरेंस भी इसका याद कर लोगे। इसमें से बहुत सारी चीजें ना रट्टा लगाने वाली है, तो बस समझाते जाओ, तीन तीन चार चार पॉइंट नोट करते जाओ और रट्टा लगाते जाओ, सही है। अब आ जाते हैं एक और चीज के ऊपर। जैसे हमने रैम की टाइप तो पढ़ ली, अब रोम की भी टाइप्स हैं। वैसे तीन होती है, तुम्हारे पास यहाँ पे दो दिखा रहा है, नहीं तीनों ही है। यहाँ देखो, रोम होता है ना, रोम। रोम की पहली टाइप है, रोम की पहली टाइप है प्रोम। तुम्हारे पास टॉय कार गाड़ियां होंगी। एस रैम स्टेटिक रैम, हाँ एस रैम मूवेबल नहीं होती, फिक्स है। अच्छा लड़कियां हैं तो लड़कियों के पास बचपन में एक डॉल होती होगी। अब उसको आप स्टार मतलब डॉल को जब उसका बटन दबाओ तो उसमें से कोई ना कोई म्यूजिक प्ले होना शुरू होता होगा। और लड़कों ने टॉय कार से खेला होगा तो जब उसको तुम ऑन करो तो उसके अंदर भी बटन दबाने पे म्यूजिक स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। बचपन में तुमने वो छोटा वाला मोबाइल यूज किया होगा, बटन दबाओ तो बुमरो बुमरो बजता था उसके अंदर, याद है? या छैया छैया भी बजता था। तो उसको हम कहते हैं प्रॉम। प्रॉम हम ऐसी रोम को कहते हैं जिसमें एक दफा प्रोग्राम कर दिया जाए तो वो उसमें रह जाता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉम इज अ टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी ऑल्टर्ड वंस। यानी जो प्रॉम बनाई जाती है तो वो मेमोरी सबसे पहले खाली होती है, रॉ होती है। आप उसके अंदर एक प्रोग्राम लिख देते हो, और फिर जब तक वो मेमोरी जिंदा है, वो चिप जिंदा है, वो एक ही काम के लिए इस्तेमाल होगी। क्या ये बात समझ में आई? यानी प्रॉम, रॉम की वो टाइप है जो सबसे पहले एम्प्टी होती है, एक दफा इसमें प्रोग्रामिंग कर दी। तो वही वाली बात, जैसे टॉय कार का सर्किट तुमने कभी निकाला हो, खेलने के बाद हम लोग यही करते थे ना, स्क्रू ड्राइवर लेके गाड़ी खोल देते थे तो उसमें से एक छोटा सा डब्बा निकलता था।
तो वो छोटा सा डब्बा अगर एक दफा प्रोग्राम हो गया तो फिर उसमें मजीद चेंजेस नहीं की जाती। तो प्रॉम एक ऐसी, प्रॉम का मतलब होता है प्रोग्राम एबल, एक ऐसी मेमोरी जिसको एक दफा अगर आपने प्रोग्राम कर दिया तो बस उसके बाद उसमें प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। इसमें एक दफा आप डाटा जो है बंद कर देते हो, ठीक है, बंद करने का मतलब उस मेमोरी में स्टोर करा देते हो। तो दिस कैन बी रिटन टू वंस, ये एक ही दफा लिखी जाती है और उसके बाद मजीद इसको कभी भी दोबारा इसमें चेंजेस नहीं की जाती। ये आपके पास मोबाइल फोन्स के अंदर और RFID टैग्स में इस्तेमाल होती हैं। प्रॉम की बात कर रहे हैं, क्या ये बात समझते हो? आ गई। अब एक आती है ई प्रॉम। ई प्रॉम का मतलब इरेजेबल। तुम लोगों ने टॉकिंग कैट या टॉकिंग कैक्टस देखा है? ठीक है, उस पे तुम जो बोलते हो ये वो रिपीट करता है, करता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर जो कुछ प्रोग्राम किया जा रहा है वो इरेज भी हो सकता है। तो कहता है ई प्रोम वो होती है। अच्छा, ई प्रोम की एग्जांपल तुम्हारी यूएसबी भी है। तुम अपनी यूएसबी में डाटा डाल सकते हो, निकाल सकते हो, कई दफा ये वाला काम कर सकते हो, है या नहीं है? क्या उसको चेंज कर सकते हो? कर सकते हो, क्योंकि वो इरेजेबल होती है। कर सकते हो ना, इरेजेबल है ना, यूएसबी में डाटा डाल के निकालना, डाटा डालना निकालना, ये काम तो कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। तो देखो वो ये कहता है कि एक इरेजेबल जो रीड ओनली मेमोरी होती है इज अ डिफरेंट टू प्रॉम बिकॉज दे यूज फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर रादर देन फ्यूजेस। फ्यूजेस की वजह से तो एक बार अगर आपका डाटा बर्न हो गया तो वो दोबारा नहीं हट सकता। इसीलिए ये फ्लोटिंग गेट और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करती हैं कि डाटा स्टोर भी हो सकता है, ठीक है, और डाटा इरेज भी हो सकता है। तो कहते हैं कि ये यूवी लाइट का इस्तेमाल करती हैं, तो प्रोग्राम को लिखने के लिए, राइट करने के लिए, और फिर उसको दोबारा रीराइट करने के लिए। तो ये आपके पास गेमिंग कंसोल्स के अंदर इस्तेमाल हो जाती हैं। क्या वो होता है ना, आप लोग पहले शायद होता था ऐसा कि आप अपने गेमिंग कंसोल में नए गेम डलवाने के लिए जाते थे और वो फ्लैश करके नया गेम डाल देता था। तो वो आपके पास ई प्रॉम थी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी उस चिप को आप प्रोग्राम रीप्रोग्राम बार बार कर सकते थे। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। यहाँ तक की बातें बताना समझ में आ रही हैं? तो एक तो हो गया ई प्रॉम का मतलब इरेजेबल, और एक आती है डबल ई प्रॉम। डबल ई प्रॉम बेसिकली तुम्हारी यूएसबी है। डबल ई प्रॉम के अंदर ये होता है कि आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हो अपनी यूएसबी को, तो इलेक्ट्रिकली फॉर्मेट होती है ना, वो इलेक्ट्रिकली डाटा इरेज होता है। तो डबल ई प्रॉम इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूएसबी, जो फ्लैश ड्राइव है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, क्योंकि इसका डाटा आप जो इरेज करते हो वो इलेक्ट्रिकली इरेज करते हो, तो वो वाली कहलाती है डबल ई प्रॉम। डबल ई प्रॉम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जिसको आप इलेक्ट्रिकली इरेजेबल करते हो वो आपके पास डबल ई प्रॉम कहलाती है। यहाँ पे तुम्हें रैम एंड रोम की सारी टाइप समझ में आई? बताना। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैम रोम और डबल ई प्रॉम। ये सब समझ में आया? मैं दोबारा बता देता हूँ। प्रॉम के अंदर आप डाटा एक ही दफा डाल सकते हो, यू कैन नॉट, यू कैन ओनली राइट वंस, उसके बाद चेंजेस नहीं है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी के अंदर आप डाटा डाल के इरेज कर सकते हो, ठीक है। और डबल ई प्रॉम के अंदर आप डाटा को इलेक्ट्रिकली इरेज करते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मजीद तुम्हें इसके डिफरेंसेस, एक मिनट रुको। प्रॉम ई प्रॉम का अगर क्वेश्चन आते तो उसको देख लेते हैं, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का तो पूरा एक सवाल आता है, तो वो तो नेक्स्ट क्लास में होगा। हाँ, अभी हम रैम रोम और ई प्रॉम को देख सकते हैं, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम PROM, प्रॉम्प्ट्स PROM, ये आ गया। ये अच्छा है, यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएंगी बातें। बेटा आ जाओ जरा पेज नंबर 355, जो मैंने PDF दी है 355 पे आ जाओ। 355 पे मई जून 2022 का 11, मई जून 2022 का 11, यहाँ पर आपसे कह रहा है नंबर 1,
द हार्डवेयर इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ, अपने आंसर्स जल्दी से लिख के बताओ। तुम्हारे हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए? तुम लिख लोगे तो फिर मैं अपना आंसर वेरीफाई कर लूंगा। है बड़ा आसान सा। आई वुड लाइक यू टू राइट इट। आप लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारे पास कौन कौन सी मेमोरी इस्तेमाल होती हैं? तो विल स्पीक अबाउट द फर्स्ट वन। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम एंड रोम आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये मैंने शुरू में ही बताया था लेक्चर में। प्राइमरी इसलिए होती है कि मदरबोर्ड पे मौजूद होती हैं। वन आइटम दैट इज स्टोर्ड इन रैम इज डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस। करंटली रनिंग डाटा या सॉफ्टवेयर। करंटली जो भी सॉफ्टवेयर या डाटा है वो रैम में है। और रोम के अंदर स्टार्ट करता है वो बूटअप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो स्टार्टअप रूटीन कह सकते हो या बूटअप इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, ये स्टोर करता है। रैम कैन बी स्टैटिक और डायनामिक। एस रैम यूजेस ट्रांजिस्टर्स। एस रैम ट्रांजिस्टर्स का काम करता है। ठीक है। स्टैटिक रैम, अभी आपने देखा था पीछे लिखा हुआ भी था फिलिप फ्लॉप, स्टैटिक रैम में। और डी रैम जो होता है वो कैपेसिटर्स का काम करता है। तो पता होना चाहिए कि अंदर इनमें क्या इस्तेमाल होता है। यहाँ तक सही है? सबको समझ में आया? अच्छा। अब ये जो तुम कह रहे थे ना डिफरेंस बता दें, तो डिफरेंस यहाँ ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। प्रोम के बारे में मैंने तुम्हें बताया है कि ये एक ही दफा प्रोग्राम होती है। तो प्रोम कैन बी सेट वंस, एक दफा इसमें डाटा डाला जाता है। जबकि ई प्रोम और डबल ई प्रोम, इन दोनों के अंदर डाटा मल्टीपल टाइम ओवर रिटन हो सकता है। कैन बी ओवर रिटन मल्टीपल टाइम्स। रोबोट्स के अंदर ये इस्तेमाल हो सकती है कि रोबोट से अगर आप एक काम करवा रहे हो, फिर आपने कहा अच्छा ये काम तो अब जैसे कम फैक्ट्री है, पेंटिंग जॉब है या असेंबलिंग जॉब है, तो असेंबलिंग के बाद पेंटिंग होनी है, तो आप ई प्रॉम के जरिए आप उस रोबोट को बार बार रीप्रोग्राम करके पहले उससे, हाँ जो तुम्हारी ई प्रॉम है ना, उसको आप यूवी लाइट से जो है वो इरेज करते हो। और डबल ई प्रॉम को आप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज के जरिए करते हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, सही है। अच्छा, यही बात मैं तुम्हें बता भी रहा था कि वो अल्ट्रा यूवी लाइट के जरिए रिमूव करता है। और डबल ई प्रॉम के अंदर जो तुम राइट क्लिक करके फॉर्मेट का बटन दबाते हो, तो वो वोल्टेज के जरिए डाटा को चेंज यानी फ्लैश कर देता है। तो एक तो ये आ गया। दूसरा वाला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ई प्रॉम कैन बी इरेज्ड। ई प्रॉम कैन बी इरेज, ई प्रॉम का डाटा कैन बी इरेज बाय यूजिंग यूवी लाइट, बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट। और डबल ई प्रॉम जो होता है वो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, कैन बी इरेज्ड यूजिंग वोल्टेज। वोल्टेज अप्लाई करोगे डाटा इरेज हो जाएगा। तुम लोग समझ लो। ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज आ गई। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ईपी रोम को ना बिल्कुल खाली करना पड़ता है। अगर नया डाटा डालना है ना, तो ई प्रॉम जो होता है उसको पूरा इरेज करना होता है, यानी उस चिप के ऊपर से डाटा पूरा खाली करना होता है। ई प्रॉम मस्ट बी इंटायरली। लेकिन जब तुम यूएसबी की बात करते हो, तो यूएसबी में हर वक्त सारा डाटा खाली कर दो। जितनी स्पेस चाहिए होती है उतना डिलीट कर देते हो। 8 जीबी तुम्हारे पास है, 6 जीबी तुम्हारे पास डाटा मौजूद था, तुम्हें 4 जीबी चाहिए, तुम उसमें से 2 जीबी डिलीट कर दो। तो उसके लिए तो पूरा डाटा इरेज करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे ये कहता है कि ई प्रॉम मस्ट बी इंटायरली इरेज, इंटायरली इरेज बिफोर री राइटिंग। जब इसमें रीराइटिंग करोगे तो तुम्हें पूरा डाटा इरेज करना पड़ेगा। लेकिन डबल ई प्रॉम के अंदर, प्रॉम डबल ई प्रॉम के अंदर डज नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू बी इन
टायरली इरेज्ड बिफोर री राइटिंग। ये तुम्हारी यूएसबी एसएसडी ये सब जो होती है वो डबल ई प्रॉम होती है। बच्चों समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो गया पूरा सवाल? चैप्टर असल में इसमें है बड़े बड़े, और इसमें से कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो मैं तुम्हें छुड़वाऊं, कुछ भी आ जाता है। तो ये है थोड़ा बड़ा। ठीक है। टॉपिक ज्यादा है तो ज़ाहिर है सभी कवर कराने। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल अगली क्लास में करवा दूंगा। और अगली क्लास के अंदर जो तुम्हारा P1 या P2 में से कोई भी एक पेपर जो है ना, P2 चेक हो गया, उसका एक क्वेश्चन रह गया है बस। तो वो भी मैं इंशाल्लाह तुम्हें भेज दूंगा चेक करके, तो फिर उसके मार्किंग की भी डिस्कस करनी है। तो अगली क्लास के अंदर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल देखेंगे, और जो तुम्हारे टेस्ट चेक होके मिलेंगे तो वो देखे जाएंगे। P1 रट्टा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और लगाते रहो। पता है एंड टाइम पे अगर तुम जाओगे ना याद करने तो इतना सब कुछ होगा, याद नहीं रहेगा। इसलिए अभी से, ठीक है, इसके रट्टे लगाओ। मैंने 3 1 2 3 तुम्हें पूरा करा दिया है। सही है। 1 2 3 तुम्हें पूरा करा दिया है। उसके बाद जो है 4 है, 5 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी पूरा थ्योरी थ्योरी वाला चैप्टर ही है ये। ठीक है। तो 4 5 इस महीने करा दूंगा, और उसके बाद 6 और 8 अगले महीने, फिर 7 रह जाएगा। तो ये क्या समझो, इंशाल्लाह मार्च के अंदर अंदर तुम्हारा निमट जाएगा ये मामला जो भी है। ठीक है। तो इसमें 8 चैप्टर जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वी शुड मूव टू 8 चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट में 8 के ऊपर जाएंगे। 1 2 3 में से ना तुम्हारे पास तकरीबन तकरीबन जो वेटेज है, आराम से ना 35 मार्क्स बन ही रहे। 1 2 3 से भी 35 मार्क्स बन रहे हैं। और फिर हम जब चैप्टर 8 करेंगे तो उससे आराम से 10 मार्क्स बनते हैं, तो 45 मार्क्स तुम्हारे बन जाएंगे। ये चैप्टर ज्यादा वेटेज रखते हैं। 1 2 3 से अगर तुम उठा के देखो रैंडम, तो पेपर ज्यादा बनता है। मैं तुम्हें अगर खुद यहाँ पे एक रैंडम पेपर उठा के दिखाऊं, मैं आता हूं तुम्हें लेके। 2024 का पहला पेपर था? नहीं, ये तो 21 का है। 24 का पहला पेपर आएगा यहाँ। मिसाल के तौर पे हम यहाँ है, ये 21 है। चलो एक कोई भी रैंडम ले लेते हैं। लेकिन ये तो मैंने कौन सा खोला हुआ है, इसमें आई थिंक गलती से P2 का एक पेपर आ गया। चलो यही एक रैंडम पेपर अगर मैं उठाऊं, ये एक रैंडम पेपर मैंने उठाया, ये रहा, 2 जून 2021 का। अब अंदाजा कर लो। 2 मार्क पहला चैप्टर, 3 मार्क पहला चैप्टर, 2 3 5 3 8, 8 मार्क पहला चैप्टर आ गया। ये 9, ये 10 11 12 13 14 15, 15 मार्क तुम्हारे पहले चैप्टर से आ गए। सही है। 15 मार्क के बाद ये चैप्टर 2 में से 15 16 17 और 4 21, 21 22 23, 24 25 26, 26 27 28 29, समझ लो। 29 के बाद ये तीसरा चैप्टर है, 29 30 31 32 33, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल 33 34 35, आ गया 35। इतना ही बता रहा था मैं तुम्हें। 35। बाकी ये चैप्टर 8 है, और ये लॉजिक 8 35 36 37 38, 38 मार्क्स आधा पेपर चैप्टर नंबर 1 2 3 से कवर कर रहा है। अब बताओ, ये रैंडम उठाया मैंने, तो ये इतना ही होता है, इसलिए इसके ऊपर टाइम ज्यादा लगा कि ये इतना वेटेज ले जाता है। अब मैं अगर 35 के बाद तुम्हें ये जो डेटाबेस वाला सवाल आता है इसके अंदर, एक सवाल ये वाला पक्का आता है, ये कराऊंगा मैं तुम्हें। ये सवाल 6 8 मार्क का पक्का आ जाता है। तो 35 के बाद अगर 6 मिलाओ, 41 42 43, ये वाला आ गया 43। और वो वाला सवाल जो था डाटा डिक्शनरी वाला, इसमें बड़ा छोटा सा सवाल आया है ये, क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 से, लेकिन ये ज्यादा आता है। तो 3 3 6 और एक 7, और एक 8 एक 9 10 11, तो 11 ये समझ लो, और वो वाला सवाल 6 मार्क 17 मार्क। तो 35 37 37 और 12 50, 50 मार्क का पेपर तुम्हारे पास इन चैप्टर नंबर 3 और इन दो टॉपिक से निमट जाता है। सही है ना? तो फिर ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला पार्ट करेंगे।
फिर डेटाबेस वाला करेंगे और फिर असेंबली लैंग्वेज के कोड वाला करेंगे। अगली क्लास में मुलाकात होती है, कोई सवाल है तो रुक के पूछ लो, अदरवाइज यू आर अलाउड टू लिव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।